हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है बहुत खास है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स चैप्टर नंबर 13 अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11। ठीक है, आप लोगों की डिमांड थी कि सर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पहले करा दीजिए, तो हम वही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपने जो 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन पढ़ा था आपने, मीडियन पढ़ा था, मॉड पढ़ा था। तो यहाँ पर हम उससे आगे बात करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं डिस्पर्सन के बारे में कि डिस्पर्सन क्या होता है, क्या इसका रोल होता है, कैसे ये सेंट्रल टेंडेंसी से अलग होता है। ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कंटेंट उनमें कहीं नहीं मिल रहा होगा उसके लिए परेशान होंगे, तो वो आपको ज़रूर थैंक यू बोलेंगे अगर आप उस चैनल पर उनको लेकर आएंगे। और क्योंकि इस चैनल पर अप्लाइड मैथमेटिक्स का पूरा कंटेंट अवेलेबल है, चाहे बात आप क्लास 11th की करें चाहे क्लास 12th की करें, तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट इस चैनल पर मिल रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्सन के बारे में कि डिस्पर्सन क्या होता है। डिस्पर्सन की अगर हम बात करें कि डिस्पर्सन क्या होता है, ये कहता है द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द डिस्पर्सन। जो पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने पढ़ा था मीन, मीडियन और मॉड। तो उसके बाद ये जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बारे में यहां बता रहा है। कह रहा है कि टू डिस्ट्रीब्यूशन में बी आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। जब हम दो डाटा को कंपेयर करते हैं, उन दो डाटा की हम उनको तुलना करते हैं, उनके कंपेयर करके उनको निकालते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो पहली वाली कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ी है, मीन, मीडियन और मॉड, वो उसमें सेम आ जाते हैं। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन में भी आइडेंटिकल मतलब सेम होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विच इज सेंट्रल टेंडेंसी, एंड येट दे मे डिफर ऑन द अकाउंट ऑफ स्कैटरनेस। लेकिन उनकी जो स्कैटरनेस होती है, जो डाटा जो स्प्रेड होता है, वो डाटा उनका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम समझते हैं कि यहाँ से इससे आपको समझ में आएगा कि जो डिस्पर्सन है उसका क्या रोल है। तो यहाँ पर आपको देखो 3 अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। तो यहाँ पर जो पहली सिचुएशन है उसमें एक बैट्समैन ए है, एक बैट्समैन बी है और एक बैट्समैन सी है। ये 3 बैट्समैन यहाँ पर है। इन तीनों के स्कोर दे रखे हैं 0 से लेकर 90, फिर उसके बाद 100 मान लो, सेंचुरी भी मार ही देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये डाटा दे रखा है। तो ये जो पहला वाला बैट्समैन है, अब इस पहले वाले बैट्समैन के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, फॉर द बैट्समैन ए। अब ये जब ग्राउंड में जाता है, अपनी इनिंग स्टार्ट करता है, तो इसका जो भी डाटा आता है, यानी जो भी इसकी इनिंग्स होती है, उसके डाटा को हमने कैलकुलेट करा और हमने देखा कि जो ये पहली इनिंग है उसमें 40 इसने रन बनाए। पहली का मतलब एक इनिंग में 40 रन बनाए, यहाँ पर 45, फिर 45, फिर 50, 50, 50, यहाँ पर 55, 55 और ये 60। तो यहाँ पर इसका जो स्कैटरनेस है ना इसके डाटा की, इसके जो इनिंग के रन है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं है। इसका हमें पता है कि भाई ये बैट्समैन अगर जाएगा ना तो अराउंड 50 से 60 के बीच में ये रन बनाएगा ही बनाएगा, 40 से 60 के बीच में रन बनाएगा, इस पर हमें इतना भरोसा है। ठीक है, यानी ये कंसिस्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें, जो सचिन तेंदुलकर थे हमारे बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन थे, रिटायरमेंट उन्होंने ले लिए, लेकिन जब भी जाते थे एक भरोसा रहता था कि हाँ भाई ये बंदा क्रीज पे जा रहा है ना तो ये रन बनाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे बैट्समैन की, अब ये दूसरा बैट्समैन क्या है, ये मान लो हमारे वीरेंद्र सहवाग है। ठीक है, बड़े विस्फोटक बैट्समैन थे, आते थे, कुछ नहीं पता होता था कब क्या कर दें, कब किसकी धज्जियां उड़ा दें और कब अपनी किल्ली उखड़वा लें। ठीक है, ये भी होता था, क्योंकि जब मारने जाएगा बंदा तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आउट भी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर उनका डाटा हम देखें तो देखो, एक इनिंग में 10 रन बनाए, एक में 20 बनाए, एक में 30 बनाए, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90। तो डाटा इसका इतना बिखरा हुआ है कि जब ये क्रीज पर जाएंगे, ठीक है, अगर हम इनको सहवाग जी ले रहे हैं तो ये क्रीज पर जाएंगे तो हमें नहीं पता कि भाई ये क्या करने वाले हैं। हमें नहीं पता कि ये 10 रन बनाएंगे, या हमें नहीं पता कि ये 90 भी बना देंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है। जब इनका दिन होगा तो 90-80 से नीचे बात ही नहीं करेंगे, और जब दिन खराब होगा तो जल्दी आउट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो डाटा है ना वो काफ़ी इनका स्प्रेड हो रखा है, काफ़ी इनका बिखरा हुआ है, यानी डाटा के अंदर वेरियंस ज़्यादा है, वेराइटी ज़्यादा है डाटा के अंदर। और तीसरा जो बैट्समैन है, अब उसका डाटा भी बड़ा कॉम्पैक्ट है, वो यहीं पर ही है। ठीक है, ये हमारे टेलेंडर है। ठीक है, टेलेंडर भाई साहब है हमारे, रन ज़्यादा नहीं बनाते लेकिन हाँ फिर भी चलो ठीक ठाक से बना लेते हैं। हम लास्ट में जाएंगे तो हम भरोसा रहेगा कि भाई 15 से 20 रन के आसपास ये बना लेंगे। तो यहाँ पर 3 हमारे पास बैट्समैन थे, तीनों का डाटा हमने देखा कि तीनों के डाटा में बहुत फ़र्क है। तो इन तीनों डाटा से हमें ये पता चला कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है,
मतलब इसका हमें भरोसा है कि लगभग ये इतने से इतने रन ये बनाएगा ही बनाएगा, क्रीज पे जाएगा तो इतना भरोसा है कि इतने रन तो ये बनाएगा। जो ये दूसरा बैट्समैन है इसका कोई भरोसा नहीं है कि स्कोर कम भी करे, स्कोर बहुत ज़्यादा भी कर दे। तीसरे की जो एवरेज है ना, वो हालांकि इसकी एवरेज कम है, अगर हम इन दोनों डाटा की बात करेंगे इनकी जो एवरेज होगी ना वो सेम है, जितनी इसकी एवरेज है इसकी इतनी एवरेज है, मतलब एवरेज तो दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबिलिटी है डाटा में यहाँ पर कम है, यहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। और तीसरे केस में इसकी एवरेज कम है लेकिन यहाँ वेरिएबिलिटी ज़्यादा नहीं है। यहाँ हमें पता है कि भाई ये 15 से 25 रन तक के आसपास ये रन बनाएगा, ये जाएगा तो इतने रन तो ये बना देगा, इसका इतना भरोसा है। मतलब इन दोनों डाटा में यहाँ पर डाटा आपको कॉम्पैक्ट दे रखा है, यहाँ पर डाटा ज़्यादा डिस्पर्स दे रखा है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा डाटा में फैलाव है। ठीक है, डिस्पर्सन का मतलब। अब यहाँ पर तो डिस्पर्सन की जो डेफिनेशन होगी उसके मतलब क्या हुआ, डिस्पर्सन इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल मेजर डिफर फ्रॉम एन एवरेज। यानी एक अगर हम एवरेज के हिसाब से बात करें तो उस एवरेज के हिसाब से कितना डाटा के अंदर डिफरेंस है। अगर मैं मान लो इसकी एवरेज मान के चलता हूँ 50, तो इसकी डाटा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका डाटा कह रहा है कि भाई 40 से 60 तक के बीच में रन बना रहा है। लेकिन अगर इसकी एवरेज भी 50 है लेकिन इसका डाटा हम देखेंगे तो ये 10 से लेकर 90 तक का स्कोर बना रहा है। ठीक है, इसके डाटा में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, डिस्पर्सन इसके डाटा में ज़्यादा है। इसमें भी जो डिस्पर्सन है वो काफ़ी कम है, एवरेज इसकी कम है लेकिन डिस्पर्सन इसका काफ़ी कम है, डिस्पर्सन भी कम है, इसका डिस्पर्सन ज़्यादा है। ठीक, अब यहाँ पर जब हम इसको डिस्पर्सन को मेज़र करते हैं तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं, डिस्पर्सन को किस तरीके से मेज़र किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ तरीकों के बारे में हम बात करते हैं। Dispersion for a given set of observation may be defined as the amount of deviation of the observation usually from an appropriate measure of central tendency। यानी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जो मीन या मीडियन हम लेंगे उसके हिसाब से हम देखेंगे कि डाटा में कितनी वेरिएबिलिटी है, कितना डाटा ज़्यादा फैला हुआ है, उसके मीन या मीडियन के हिसाब से हम देखेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन या फिर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। दो तरीके से हम इसको देखते हैं। जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है इसके अंदर रेंज आता है, ठीक है, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। मतलब जो भी ये चारों टर्म है इनका जब आप कोफिशिएंट निकाल दोगे तो ये बन जाता है यहाँ पर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। उसके बाद अब जो सबसे पहला जो हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास आता है रेंज। तो रेंज क्या होती है, जब रेंज हम निकालते हैं तो जो हमें डाटा दिया होता है उस डाटा में एक लोएस्ट वैल्यू होती है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट वैल्यू हो गई और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। एक सबसे बड़ी वैल्यू होती है और एक सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो जब उन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं रेंज। तो जो भी आपको डाटा दे रखा होगा उस पर लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देना तो हमारी निकल जाएगी रेंज। और अगर आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो उसके लिए L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस इंटू में 100, ये इसका फार्मूला होगा अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो रेंज के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि द रेंज रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू ए चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड इन द सेम रेशो ड्यू टू ए चेंज इन ए स्केल। अगर हम किसी डाटा के स्केल में चेंज करते हैं तो उसकी जो रेशो होती है, रेंज होती है, उसी रेशो में चेंज हो जाएगी। अगर आपने स्केल की जो रेशो है वो बढ़ाओगे तो आपकी रेंज भी बढ़ जाएगी, अगर घटाओगे तो घट जाएगी। लेकिन अगर आप ओरिजिन चेंज करते हो तो ओरिजिन के चेंज होने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज़ फॉर एनी टू कॉन्स्टेंट ए एंड बी। अगर कोई दो कॉन्स्टेंट है ए और बी, दो वेरिएबल एक्स और वाई, तो ये किस तरह से रिलेट करते हैं, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा b इंटू में r ऑफ x, मतलब x की वैल्यू के ऊपर यहाँ डिपेंड करेगा। x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो b की वैल्यू बढ़ेगी और इसकी वजह से y की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यानी यहाँ पर ये जो चीज़ होती है इसको अगर आप कम करोगे या ज़्यादा करोगे तो उसके हिसाब से y की वैल्यू आपकी कम या ज़्यादा होगी, क्योंकि a तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। तो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू घटेगी तो y की वैल्यू भी घटेगी। अगर आपके पास मान लो एक ये डाटा दिया हुआ है, अब इस डाटा में कहता है कि फाइंड द रेंज, इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करो, जिसमें सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें हमारे पास आ रही है 96। तो 96 में से जो लोएस्ट वाली वैल्यू है वो माइनस करो, तो लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 50, तो इसकी रेंज बनेगी 46।
सेकंड वाले एग्जांपल में जो डाटा आपको दे रखा है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो लेकिन जो ये क्लास इंटरवल है इसके अंदर एक चीज़ देखो, खास चीज़ क्या नज़र आ रही है, यहाँ पर डाटा कंटिन्यूस नहीं है, 54 है, यहाँ पर 55 है। तो पहले आपको इस डाटा को ना सेम करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, इसमें से 0.5 माइनस करते हैं, तो 49.5 में से 54.5 माइनस कर दोगे 0.5, इधर ये आ जाएगा। ऐसे सबको चेंज करते जाएंगे, जो लास्ट वाला आएगा 69.5 से लेकर 74.5 आएगा। तो इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है वो ये है और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ये है। तो जब रेंज निकालेंगे तो आप इसको माइनस करेंगे, फ्रीक्वेंसी को नहीं। फ्रीक्वेंसी का तो मतलब होता है कि वो चीज़ कितनी बार आ रही है, ऑब्जर्वेशन तो ये है। तो 74.5 में से 49.5 माइनस करोगे तो 14 माइनस 9 5, 6 माइनस 4 2, तो इसकी रेंज आ जाएगी 25। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेंज निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है क्वार्टाइल। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल वैल्यूज़ होती हैं जो कि पूरे डाटा सेट को 4 इक्वल इंटरवल्स के 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ठीक है, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज विच डिवाइड द डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। थस देयर आर 3 क्वार्टाइल। तो इस तरह से 3 क्वार्टाइल बनते हैं, एक क्वार्टाइल 1, एक क्वार्टाइल 2, एक क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 4 नहीं होता, वो तो पूरा एक 4 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और जो Q1 होता है, Q1 को हम क्या बोलते हैं? लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं। Q2 को मिडिल क्वार्टाइल बोलेंगे या फिर इसको आप मीडियन भी बोल सकते हैं। और Q3 का मतलब होता है अपर क्वार्टाइल या फिर थर्ड क्वार्टाइल। अब डिपेंड करता है कि डाटा आपको कैसा दे रखा है, अनग्रुप डाटा है या फिर ग्रुप्ड डाटा है। यहाँ पर ये ग्रुप डाटा के लिए आएगा। जो अनग्रुप डाटा है उसके अंदर क्वार्टाइल 1 का जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। इस नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो Q1 होगी। अब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो Q2 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q3 बन जाएगा। जब हम निकालेंगे ग्रुप डाटा के लिए तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, L+n/4 माइनस C। C का मतलब यहाँ पर है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। C का मतलब है यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F इंटू में H। अब यही फार्मूला रहना है, बस फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पर n/4 की जगह 2n/4 हो जाएगा Q2 में। अब 2n/4 को अगर आप काट दोगे तो वो n/2 बन जाता है, इसलिए यहाँ पर फार्मूले में n/2 लिखा हुआ है। और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3n/4 हो जाएगा। बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही रहना है। क्वेश्चंस और करेंगे तब आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये फार्मूला से आपको क्वार्टाइल कैसे निकालना है। अब क्वार्टाइल तो मान लो आपका निकल गया, अब क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए जो फार्मूला होता है इसमें आएगा आपके पास Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो जैसा भी डाटा आपको दे रखा हो, चाहे ग्रुप डाटा दे रखा हो चाहे अनग्रुप डाटा दे रखा हो, Q3 माइनस Q1 करके 2 से डिवाइड कर देना, वो आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। और अगर कोफिशिएंट निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन का तो Q3 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q2 इंटू में 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें यहाँ पर आई थिंक फार्मूले में गलत लिखा हुआ है, Q3 माइनस Q1 आएगा, इधर भी Q1 आएगा। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, पहले इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस एग्जांपल में कह रहा है कि फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ द 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट के ये मार्क्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं और आपको निकालना है यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहला काम तो होगा कि डाटा को हमेशा ऑर्डर में अरेंज करो। आप मीडियन निकाल रहे हो या क्वार्टाइल निकाल रहे हो तो डाटा को ऑर्डर में अरेंज करो। तो ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सबसे छोटी वाली वैल्यू इसमें है कौन सी, हमारे पास 42। उसके बाद नहीं, 42 से पहले 35 और था, 35 हो गया, 42 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर 48 आ रहा है और यहाँ पर 40 नहीं है, 40 में कोई। अब 50s में देखो 50 है, 55 है और 56 है। 60s में उधर 65 है, इधर 60 है, तो 60 पहले आ गया, फिर 65 आ गया। 70s में उधर है 75 और 80s में आ गया इधर 82। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि आपने सारी वैल्यूज़ लिख दी है या नहीं लिख दी है, कई बार एक आध वैल्यू मिस हो जाती है तो क्वेश्चन सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन यानी Q1 निकालना है। तो Q1 हम निकालेंगे तो फार्मूला क्या आएगा हमारे पास, n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ऑब्जर्वेशन, तो n की वैल्यू है 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी 11/4 ऑब्जर्वेशन। अब 11/4 को आप डिवाइड करोगे तो आएगा 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 2.75 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर अगर सेकंड ऑब्जर्वेशन आ जाती तो आंसर हमारा आ जाता सीधा 42, लेकिन ये तो कह रहा है 2.75 आ रही। तो पॉइंट में अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, जो होल वाला पार्ट है वो तो आप ऐसे कैसे रखोगे, सेकंड ऑब्जर्वेशन तो आपको लिखनी है, प्लस जो यहाँ पर डेसिमल वाला पार्ट आ रहा है तो 0.57 टाइम्स ऑफ, जो अब ये वैल्यू किसके बीच में आ रही है, 2.75 2 और 3 के बीच में आ रही है। तो 2 और 3 के बीच में जो आपको टर्म दे रखी है इनका डिफरेंस निकाल दो, 48 माइनस 42। तो इस तरह से पॉइंट वाले को इस तरह से आपको मैनेज करना है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन आपके पास है 42 प्लस 0.75 इंटू में 6, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45, तो यह आ जाएगा 4.5। तो 42 प्लस में 4.5 यानी 46.5 इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है Q3। तो Q3 के लिए सीधा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी हमारे पास ये वैल्यू आ रही है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोबारा सारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 22, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो यह आ जाएगा 8.25 ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब 8th ऑब्जर्वेशन लिखो और 0.25 डिफरेंस बिटवीन 8th एंड 9th टर्म। तो 8th और 9th ये आ गई 75 माइनस 65। तो 8th नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, 65 प्लस इन दोनों का डिफरेंस 10 है, 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2.5, तो ये आ जाएगा 67.5। तो Q3 आ गया, Q1 आ गया। अब इन क्वार्टाइल वो निकालना है डेविएशन, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 हमारे पास है 67.5 माइनस 46.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 4 यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 10.5। तो ये आएगा इसका क्वार्टाइल डेविएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीन डेविएशन। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, अभी हमने डेविएशंस के बारे में पढ़ा समझा, तो इसमें हमने क्या देखा, कह रहा है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाई बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। Thus we consider the deviation x minus a from such a measure a। हमने एक वैल्यू ले ली यहाँ पर a और उसके हिसाब से हमने डेविएशंस निकाला कि जो एक्स आई है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो हमने वो डेविएशन निकाला। देन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ डेविएशन विल बी पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव। तो हमने देखा कि भाई उसमें से कुछ वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं और कुछ वैल्यू नेगेटिव आ रही हैं। इन पर्टिकुलर वी नो दैट सम ऑफ एक्स आई माइनस मीन इक्वल्स टू 0। अगर हम एक्स आई में से मीन को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ गया 0। Thus we want to measure how far the data is scattered around the mean. We may take absolute values of the deviation. अब हमें ये जानना है कि जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं, सेंटर टेंडेंसी की जो मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम मीन ले रहे हैं, तो उस मीन के अराउंड, उस मीन के अलोंग हम डाटा देखना चाह रहे हैं कि कितना स्प्रेड हो रहा है डाटा, कितना स्कैटर हो रहा है डाटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो ये सिग्मा एक्स आई माइनस मीन आ रहा है, इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल कर उसकी हम एवरेज निकाल देते हैं, तब हम उससे जो हमारे पास आता है वो बनेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, फिर उस मीन में से हमें डेविएशन निकालने पड़ेंगे। एक्स आई, जितनी भी एक्स आई दे रखी है सभी में से उस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो प्लस और माइनस साइन है जिसकी वजह से सम इसका 0 हो सकता है, उसको हम नेगलेक्ट कर सके, उसको हम ख़त्म कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें
इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद एवरेज जब निकालेंगे तो वो कहलाता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब यही काम, सेम काम अगर हम मीडियन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये बनेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, उसको हम अभी नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास किसके लिए, अनग्रुप डाटा के लिए। अगर डाटा ग्रुप्ड आ जाए तो ग्रुप डाटा के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला सेम रहेगा ऑलमोस्ट, बस यहाँ पर ग्रुप डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाती है, क्योंकि क्लास इंटरवल होता है तो उसके साथ में एक फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू को पहले हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सम निकालेंगे। ठीक है, पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सम निकालकर एवरेज निकालेंगे। यहाँ पर जो एन होगा, एन का मतलब वो ये टोटल यहाँ पर क्या होता है, क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन के अंदर जो टोटल आता है वो आता है सिग्मा एफ आई। तो यहाँ आप सिग्मा एफ आई लिख लो या फिर आप एन लिख लो, बात एक ही पढ़नी है। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन को आप मीन से डिवाइड कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। अब ये सेम चीज़ जो हमने यहाँ पर ये 3 फार्मूले पढ़े हैं, ये सेम चीज़ अगर हमें मीडियन के अकॉर्डिंग निकालनी पड़े तो बस फार्मूले में इतना ही चेंज है कि जहाँ जहाँ मीन आ रहा था वहाँ मीडियन आ जाएगा। यहाँ पर देखो, ये पहला वाला फार्मूला था, यहाँ पर मीन था, यहाँ मीडियन हो जाएगा, यहाँ भी मीन था, यहाँ मीडियन हो जाएगा, यहाँ भी मीन था, यहाँ मीडियन हो जाएगा। बस इतना ही चेंज है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब यहाँ पर जब हम डेविएशन निकालते हैं तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज नॉट फुली रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्सन वेयर देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी एज द मीडियन इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल टेंडेंसी मेजर इन सच ए केस। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो मीन डेविएशन होता है ना, कि वो पूरी तरह से रिलायबल नहीं होता कि जिससे हम सही तरीके से डाटा निकाल सकें, हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकाल सकें, कुछ लिमिटेशंस उसकी होती हैं। आल्सो एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन आर टेकन फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब क्योंकि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं तो आगे कह रहा है कि उसके जो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट आगे हमें और एल्जेब्रिक वैल्यू जो निकालनी होती है वो निकालनी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन इज मोर देन द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। अगर हम सेम डाटा का एक केस निकालें कि तो एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन जो होता है वो एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन के मुकाबले ज़्यादा होता है। डाटा सेम है लेकिन वहाँ भी डाटा के अंदर डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है, इसलिए ये एक रिलायबल मेजरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मीन डेविएशन हमें कैसे निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए ये कहता है कि भाई आपके पास ये डाटा दे रखा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन हम निकालेंगे 5 + 8 + 10 + 10 + 12 + 9। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि आपके पास 6 नंबर है तो 6 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास कितना आ गया, 10 और 10 20, तो ये हो गया, और 20 ये हो गया 40, 40 और 49 और 5 54। 54 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया आपका ये 9। तो मीन की वैल्यू 9 आ गई। अब उसके बाद हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस मीन। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ये, मतलब जो भी डाटा आएगा उसमें जो भी आप साइन आएगा, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको प्लस का साइन यूज़ करना है। तो जो पहले वाला डाटा आपके पास 5 है, 5 में से 9 माइनस करोगे 4 आ जाएगा। प्लस माइनस की टेंशन नहीं लेनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल रहे हो। ठीक है, आपको प्लस माइनस का साइन सोचना ही नहीं है, बट डिफरेंस निकालते जाओ। 8 और 9 का डिफरेंस है 1। अभी तो सम लगा रहा हूँ ना, ये सम किस लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि ये सिग्मा भी हो चाहिए हमें, मतलब इसका सम भी चाहिए। तो प्लस का साइन आप लगाते जाओगे साथ साथ तो सिग्मा भी निकलता जाएगा। तो 8 - 9 1 हो गया, 10 - 9 1 हो गया, 10 - 9 1, 12 - 9 3 और 9 - 9 0। तो आपने सम करा इसका 4 5 6 7 और 3 10। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा, उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये होता है, नीचे आता है n। तो ये आ गया 10 में n कितना था 6, 2 से काट दो तो 5/3 ऐसे छोड़ सकते हो या डेसिमल में कर दो। तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 1.67। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन। ऐसे अगर हम मीडियन का पूछेगा तो इसका मीडियन निकालो, बाकी सब कुछ ऐसे ही करना है। तो आगे जो एक्सरसाइज अब आपकी आएगी तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन हम और करने वाले हैं। ठीक है, तो
अब यहाँ तक का जो हमने अभी आज डिस्कस करा आज की इस वीडियो के अंदर, ये सारा जो कंसेप्ट है वो आपकी एक्सरसाइज 13.1 के लिए है। तो उसकी जो वीडियो की जो क्वेश्चन, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। कंसेप्ट को आप समझिए, फार्मूले याद कर लीजिए, ताकि जब वीडियो आएगी तो उससे आपको समझने में दिक्कत ना आए कि कौन सा फार्मूला किस तरीके से लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Jungle.